हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे अपना 4 सितंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट जो जेई के अंदर पूछा गया था। तो इस शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं अभी डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। और जितने नहीं है तो वो अभी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एक चीज आप सभी को मैंने पहले शिफ्ट के अंदर पहले बहुत देर मतलब जितने भी मैंने जेई के सॉल्यूशंस बनाए उन सब के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं अवेलेबल है। तो हम जस्ट जो हमने स्टूडेंट से पूछा है या XYZ साइट से लेके मैंने जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं वो डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी कोई हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके जेई में आए, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच कर जाए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देख रहा था XYZ चैनल की, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स करे कि सर ये मेरी वीडियो में तो अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया फिलहाल, पर कुछ कमेंट किए हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आया, 5th क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आया, 8th क्वेश्चन नहीं आया। किसी ने तो कमेंट कर दिया कि सर कुछ भी क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आए, ठीक है। इस टाइप के कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक दो वीडियो चेक करी थी मैंने। तो जरा यार सोचो, एटलीस्ट आपको भले ही ना आया हो क्वेश्चन, ठीक है, भले ही इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया हो, पर उसको एज अ पॉजिटिव वे में लो। एटलीस्ट तुम्हें कुछ क्वेश्चन बैंक तो मिल रहा है, तुम्हें कुछ नए क्वेश्चन सीखने को तो मिल रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर कुछ ट्रिक्स तो पता चल रही है आप लोग को। बात समझ लो ना। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। पर इतना मैं जरूर बताता हूं कि पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन नहीं भी आया होगा, पर 70% क्वेश्चन तो डेफिनेटली 70 to 80% क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, जो हमारी सॉल्यूशन चल रहा है उसके अंदर 70 से 80% जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आए होंगे आपके पेपर में। जब हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट में जब जेई के पेपर्स अपलोड होंगे तब आप लोग टैली कर लेना, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 के 100% आएंगे, पर 70-80% तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आए बाय द वे 10% आए, 20% आए, तो क्या हो गया भाई, हमें क्वेश्चन तो मिल रहे हैं ना। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन, और सीखने को तो मिल रहा है कुछ, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। चाहे मेरे चैनल की बात करो चाहे किसी भी चैनल की बात करो, अगर वो एजुकेशनल वीडियो है तो मतलब मान के चलो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझो बस। तो चलो खैर, फिलहाल अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन है, आर्गन में इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं रिएक्शन लिख देता हूं पहले। आपसे बोल रहा है इसमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो पहला वाला आर्गन तो स्टेबल कंपाउंड है। एंडोथर्मिक का मतलब समझते हो ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी, गिव, यू हैव टू गिव एनर्जी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी बाहर इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व, यही पता होता है। तो सोचो आर्गन ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सॉरी इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेबल कंपाउंड है तो अनस्टेबल बन रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब डेफिनेटली क्या रिएक्शन होगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन सोचो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तुम, H- बना रहे हो, तो डेफिनेटली यही हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दिस इज आवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीजन में सोचो जरा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, O- में इलेक्ट्रॉन डाला, O- में क्या करा, इलेक्ट्रॉन डाला तो 2- बना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी माइनस है, मतलब माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से डल चुका है, अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा। तो पर तुम्हें डालना है तभी वो जाके कंपाउंड बनेगा ना, तो इसलिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, फिर से इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक होगा। और सोडियम में सोडियम से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो खींचना है तो डेफिनेटली ये भी आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक ही होगा। तो आपका पूछा जा रहा है, समझो ना। अगर बाय द वे एक चीज का और ध्यान रखना, ऑक्सीजन से सपोज आप पहला इलेक्ट्रॉन डालते, ये प्रोसेस मेरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन डाला जाए दैट इज एक्सोथर्मिक। पर यहां पर क्या है, ये ऑलरेडी माइनस में आ चुका है, ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो अब तुम नया इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक आया था तो उसके बीच में रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से तुम्हें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि वो उसके अंदर जा सके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए बाहर से देनी पड़ेगी। तो एंडो, तो हमारा आंसर हो गया एक्सो। तो मतलब दिस इज योर एक्सोथर्मिक, मतलब नॉट एंडोथर्मिक का मतलब क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। तो
सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर COH2O ठीक है, इसके लिए आपको CFSE निकालनी है। और अच्छा देखो, मैंने मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं रखे हैं, वैसे हर एक क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे ही होंगे, ठीक है। मैंने फिलहाल ऑप्शंस नहीं रखे क्योंकि ऑप्शंस सारे मुझे पता नहीं है कि क्या ऑप्शन रहे होंगे। और इसके लिए दे रखी है पेयरिंग एनर्जी जो होगी ये डेल्टा नॉट से क्या होगी, डेल्टा ओ से क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल जो एनर्जी होती है स्प्लिटिंग एनर्जी, उससे क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, क्या आएगा x + 0, फ्लोरीन का -3 = 0, तो x क्या आ जाएगा +3, मतलब यहाँ कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो कोबाल्ट की न्यूट्रल की क्या होती है, कोबाल्ट कहाँ आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये आता है कोबाल्ट, इसका 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो कोबाल्ट का होता है 27 एटॉमिक नंबर। 27 के लिए लिखेंगे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2 एंड 3d7। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, कोबाल्ट की, न्यूट्रल स्टेट में जब ये है, किस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में जब ये है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है वो मेरा एक वीडियो बना रखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, वो देख लेना, बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। वहां मैंने हर एक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको सिखाई है, न्यूट्रल एटम की, आयंस की भी। तो फिलहाल किस स्टेट में, CO3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन जाता है सबसे पहले, वो सबसे पहले 4th, क्योंकि ये 4 है और 3 है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो मतलब यहां से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, 4s से चले गया, 4s 0, 3d क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 4s क्या बन गया, 0 हो गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गई हमें क्या, 3d6, आई बात समझ में, 3d6, क्योंकि 2 यहां से चले गया 4s2 से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गया, 7 थे, 1 गया तो 6 बच गया। तो इस कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 3d6। अब देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये पता होगा आप लोग को, ऑक्टाहेड्रल सॉरी 3+3 ऑक्टाहेड्रल है, ये समझ रहे हो, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग तुम्हें पता है, ऊपर Eg जाता है, नीचे क्या जाता है, T2G जाता है, T2G ऑर्बिटल होते हैं और ऊपर क्या जाते हैं, Eg ऑर्बिटल रहते हैं, पता है सभी को। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, d6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और दूसरी चीज आपको बोल रही है कि जो पेयरिंग एनर्जी इट इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब जो डेल्टा नॉट है इससे ज्यादा क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग कराने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली पेयरिंग कराने में अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो पहले पेयरिंग नहीं होगी, यही तो होता है ना। अगर पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होती है तो पेयरिंग का ऑप्शन लास्ट में देखा जाता है। तो चलो देखो पहले कितना इलेक्ट्रॉन भरने, 6 भरेंगे, 1 2 3, बताओ यहां पर पेयरिंग होगी क्या, तो आंसर यहां से दिख रहा है आपको, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इस एनर्जी से, डेल्टा ओ नॉट, ये डेल्टा नॉट होती है, मतलब डेल्टा नॉट छोटी है, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, समझ आ रही है बात, यहां से हमें हिंट मिली। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब छठवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन की डेफिनेटली जगह है नहीं एक्स्ट्रा, तो हमारी पेयरिंग होगी, इसलिए 6th इलेक्ट्रॉन आके यहां रुकेगा। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर थी, इसलिए हमने ऐसा नहीं करा 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, उसके बाद पेयरिंग होती है। क्लियर हो गया। तो ये इसके लिए आपको पता भी होगा, जब नीचे जाते हैं तो कितना होता है, -0.4 डेल्टा नॉट होता है, और ऊपर जाते हुए क्या होता है, +0.6 डेल्टा नॉट होता है। ये पता है वैल्यू आप लोगों को। तो बस अब जैसे ही हमें पता चला हम डायरेक्टली CFSE निकाल सकते हैं। CFSE क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नीचे क्या है, -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, ये हो जाएगा, प्लस ऊपर क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ऊपर क्या है 0.6 इंटू डेल्टा नॉट, ये हो जाएगा, समझ रहे हो, और प्लस पेयरिंग एनर्जी, प्लस क्या हो जाती है, पेयरिंग एनर्जी होती है। अब बस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं 0.4, इस वाले साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इनटू क्या लगा दोगे 4, ये लगा दोगे, समझ लो,
तो 4 इंटू डेल्टा नॉट हो जाएगा। और इसमें 0.6 ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाली साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 2 डेल्टा नॉट लगा दोगे, कैसे करते हैं, प्लस पेयरिंग, पेयर इलेक्ट्रॉन कितना पेयर दिख रहा है आपको, एक पेयर दिख रहा है, तो 1 इंटू पी लगा दोगे, मतलब 2 पेयर होते हैं तो 2 इंटू पी लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 4 4 16 1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस पी। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस 0.6 में से 2 4 डेल्टा नॉट प्लस पी। तो यही आपकी CFSE हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इस कंपाउंड के लिए माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी। क्लियर हो गया कैसे करा। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी आई थिंक 3 सितंबर को भी पूछे गया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है और इलेक्ट्रॉन फिल करके माइनस 0.4 में कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू 4 कर दिया, ठीक है, नीचे वाली साइड, प्लस इस वाली एनर्जी को 0.6 बोलते हैं, 0.6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इंटू 2 कर दिया, और फिर लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कितना पेयर है, एक पेयर है, तो इंटू 1 कर दिया। बस इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ गया माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी। क्लियर हो गया। तो एकदम ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली हो जाएगा। बस गलती यहाँ पर एक ये कर सकते हैं बच्चे, D6 को बच्चे ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होता, ऐसा भी हो सकता था अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर होता पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। अगर बाय द वे ये कंडीशन गिवन होती, हमें ये कंडीशन गिवन है फिलहाल, पर अगर ये कंडीशन गिवन होती कि डेल्टा नॉट ग्रेटर है पेयरिंग से, तब ये केस बनता, ठीक है, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है इसलिए पहले पेयर हो जाते हैं। हमें पता है एनर्जी जितनी कम होती है कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो जो कम एनर्जी में होता है कंपाउंड हमेशा, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी कम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। पर क्वेश्चन में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए से बी प्लस सी, इसका K1 दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी से आपका बी प्लस सी से आपका P बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है। आपको किसके लिए निकालना है, ए से P के लिए निकालना है। तो सोचो ए से P इन दो रिएक्शन से निकालना है, कैसे आएगा। तो डायरेक्टली अगर इनको मैं माइनस कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा ना, क्योंकि देखो सॉरी माइनस नहीं प्लस करूं, सॉरी माइनस नहीं प्लस करूं, क्योंकि माइनस करूंगा तो पी साइड आ जाएगा। डायरेक्टली अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर मैंने ऐड कर दिया, तो देखो क्या होगा, बी सी यहाँ राइट साइड है, बी सी यहाँ लेफ्ट साइड है, तो क्या आएगा निकल के, ए से पी आ गया। और यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। इसके लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम बोलूं, इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, प्रोडक्ट पी डिवाइड बाय ए, ये आएगा ना, ये आएगा। और ये रिएक्शन ये, या फिर ये दूसरे शब्दों में कहो, मुझे ये रिएक्शन लानी है या फिर ये के इक्यू लाना है, ठीक है। तो ये कैसा आया, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से, इन दोनों को जब मैंने क्या करा, ऐड करा। तो ऐड करते हैं तो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी मैंने आपको इक्विलिब्रियम के अंदर सिखाई थी, जब भी दो रिएक्शन को ऐड करके थर्ड इक्वेशन आती है, तो जो थर्ड इक्वेशन का के इक्यू होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। डायरेक्टली हमने सीखा है। तो जो अगर सपोज इसका के इक्यू होगा वो किसके बराबर होगा, के इक्यू किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2 के बराबर होगा। देख लेते हैं K1 कितना आएगा जरा देखो, C B डिवाइड बाय A, और K2 कितना आएगा, P B और C। तो देखो ये कट गया तो कितना आया, P बाय A आया। और जरा देखो आपको यही चाहिए था, P बाय A ही चाहिए था, तो हमारा डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा के इक्यू इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरना डायरेक्टली आइडेंटिटी में बेस्ड है कि जब दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड किया जाता है और रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम निकाला जाता है, तो जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम होता है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ K1 इंटू K2, जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल of ideal gas of volume V expand against vacuum to make its volume 2 times, find work done। बहुत ही ज्यादा सीधा सा क्वेश्चन है, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है। और एक हिंट दे दी है, किसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अगेंस्ट वॉल्यूम वैक्यूम, एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम। और ये तो बिना सोचे समझे तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, अगर वैक्यूम के अगेंस्ट कर दिया तो मतलब वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो हो गया आंसर। देखो वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो बेसिक सा चीज है जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते ही हैं।
है ना, अगेंस्ट वैक्यूम बोल दिया तो डेफिनेटली वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा। सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सीरीज इज λ1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए λ1 दे दिया। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन He+ स्पेक्ट्रम, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में आपको वेवलेंथ निकालनी है बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट, ठीक है, हीलियम स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ λ1। चलो ये लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ λ1, ठीक है, λ1 की टर्म्स में आपको वेवलेंथ निकालनी है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले हम फर्स्ट केस पकड़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, सोचो ध्यान से। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। E इज इक्वल्स टू hc/λ होता है ना, तो देखो लैम्डा और एनर्जी में क्या होता है, इनवर्सली का रिलेशन है। मतलब वेवलेंथ क्या हो रहा है, सबसे छोटी होनी चाहिए, और वेवलेंथ सबसे छोटी कब होगी, जब एनर्जी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जितना दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, जितना दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, लेमन सीरीज है, ठीक है, लेमन सीरीज है, तो n1 तो डेफिनेटली 1 होगा और n2 क्या होगा आपका, इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बहुत दूर से आना चाहिए। जब जितना दूर से आएगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो इसलिए n2 क्या मान लिया मैंने, इंफिनिटी मार दिया। फॉर्मूले पुट करते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू R। हाइड्रोजन की बात करें, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। और ये लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो λ1 दे रखी है, इसके लिए जो वेवलेंथ दे रखा है λ1, 1/λ1 इज इक्वल्स टू R। ये पूरा हट गया तो इतना बच गया, ठीक है। या फिर तुम कहो R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारी, λ1 आ गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देख के। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन He+। अगर आप हमारा He+ का स्पेक्ट्रम है, He+ का स्पेक्ट्रम है, तो उसके लिए पहले सबसे पहली बात n1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बाल्मर सीरीज बोला गया है, बाल्मर सीरीज मतलब n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बाल्मर कहीं से भी आता है, सेकंड में आगे खत्म होता है। और n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या बोल रहा है, देखो इस बार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये लॉन्गेस्ट कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब वो 3 से 2 में आएगा। छोटा एनर्जी गैप है ना, 3 से 2 में आएगा तो सबसे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ आ गई। तो इसको उठा के पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में, तो क्या आएगा मेरा 1/λ इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, हीलियम है, हीलियम है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 क्या आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू R। अच्छा, R की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, क्या है 1/λ1, ये ना 1/λ1, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ1 इंटू 4 36 और 5, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कट गया 4 जा हो गया, सॉरी 9 जा, ठीक है, 4 9 जा हो गया। तो कितना बच गया 1/λ इज इक्वल्स टू 5/9 λ1। तो आपको लैम्डा निकालना है, तो भाई इसके लिए फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट दिस लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 λ1/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 λ1/5। तो आई थिंक ये ऑप्शंस गिवन होंगे 4 और उसमें कोई ना कोई एक ये ऑप्शन होगा इस टाइप का, तो आप ये टिक कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में, पर उसके लिए हम जानते हैं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली का रिलेशन होता है, तो वो लॉजिक लगा के आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 0.1। NaCl का 0.1 atm दे रखा है, एंड ग्लूकोज का C6H12O6 का दे रखा है आपको 0.2। इफ 1 लीटर ऑफ NaCl, इसका 1 लीटर है, इसका 2 लीटर NaCl ग्लूकोज इज मिक्सड एट द सेम टेम्परेचर, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पाई V इज इक्वल्स टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। पाई निकालना है आपको, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, 2 + 1 3
पाई 1 कितना दे रखा है 0.1, V1 दे रखा है 1, पाई 2 दे रखा है आपको 0.2 और V2 दे रखा है कितना 2। तो पाई कितना आ जाएगा 0.1 प्लस डिवाइड बाय 3 नीचे आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 30, 5 6 या 30, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, 1/6 मतलब 6 0.1466, तो 0.166 आ जाएगा, या फिर पॉइंट हटाएंगे तो 166 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपका ATM आ जाएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। टोटल रिजल्टेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, और भी होता तो पाई 3 V3 करते रहते हैं। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, T1 ले लेते हैं सपोज इतना, और T2 कितना हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम 5 टाइम्स, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम 5 टाइम्स, फाइंड EA। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, जो रेट हो रहा है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला पता है सभी को। ठीक है, ये फॉर्मूला सब जने जानते हैं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। 273 से ऐड करोगे, इसमें 273 करोगे ऐड, कितना हो जाएगा 315 केल्विन, ये 315 केल्विन हो गया, ये 300 केल्विन हो गया। ठीक है, केल्विन ने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ln K की वैल्यू गिवन है, यहाँ कंफ्यूज, एक गलती यहाँ पर हो सकती है बच्चों से थोड़ी सी, आपको गिवन है नेचुरल लॉग, पर ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, log बेस 10 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग को पता ही है, log बेस 10 से नेचुरल लॉग को log बेस 10 कैसे बनाया जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा ln दे रखा है, मतलब नेचुरल लॉग दे रखा है, तो उस टाइम डेफिनेटली ये नहीं रहा होगा, तो इसको हटा दो तो तुम्हारा नेचुरल लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन R 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 315। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि नेचुरल लॉग दे रखी है, वैल्यू ln दे रखी है। अगर लॉग दिया होता तब तो हम ये पुट करते, पर वहां ln दिया है तो हमें ये पुट करना पड़ेगा। इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो 5 दे रखी है, यही यहाँ पर एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम 5 टाइम्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, तो मतलब जो रेट है वो भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो K2 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ K1, मतलब ln की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 समझ रहे हो, K2 विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ K1, ये हो जाएगा। और E आपको निकालना ही है, R पता है 8.314, 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे 300 इंटू 315, यहाँ 315 माइनस 300 दैट इज 15, बस इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई 8.314 इंटू 15 डिवाइड बाई 300 इंटू 315। तो इसको सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये तुम्हें पता चल जाएगी ये। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी यहाँ निकल के आ जाएगी, और जो भी निकल के आएगी वो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारी किस में आ जाएगी, किलो जूल्स में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अर्नीनियस इक्वेशन पे, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये। तो चलो थोड़े और क्वेश्चन है मेरे पास इस वाले शिफ्ट के, उनकी भी बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिख दिए हैं जितने मेरे पास अवेलेबल हैं शिफ्ट के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है मोस्टली क्या सारे ही ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है इस वाले पार्ट के अंदर, मतलब जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले देखो NaN2HCl हो रहा है, तो इसका मतलब तो तुम लोग समझते हो NaN2HCl क्या करेगा, डाइजोनियम N2Cl बना देगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। उसके बाद लगा रहे हैं देखो Cu2Cl2 का काम क्या होता है, इस N2Cl2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट एकदम क्लास में बताई हुई जो रिएक्शंस है उसी पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया है। आप लोगों को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो क्वेश्चंस है उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस करवा रखी है मैंने,
मतलब जिसने मेरे साथ पढ़ा होगा उसको तो करवाई रखी है, बाकी लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, क्योंकि सिंपल रिएक्शंस है, डेली प्रैक्टिस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन करा रहे हैं, यहां ध्यान रखना क्लोरीनेशन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो डेफिनेटली एल्काइल ग्रुप में क्लोरीन आके जुड़ेगा, तो एल्काइल ग्रुप में क्लोरीन आके जुड़ेगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो वुड्स रिएक्शन, Na और ड्राई ईथर, इसका नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में पता है तुम्हें, सोडियम डालते हैं और इसी का मिरर इमेज यहां बन जाएगा, ये मैंने सिखाया था तुम्हें, ठीक है। इसी का मतलब दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो मैंने यहाँ मिरर इमेज बना दिया, यहाँ से NaCl अलग हो गया, 2 मोल NaCl, ये कपल हो गया आपस में, तो यहाँ कपलिंग रिएक्शन चल गई आपस में, क्या हो गया, Cl यहाँ हो गया CH2 और ये वाला CH2 इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पर आपको ये कंपाउंड बन गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना इस टाइप का कोई ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन, NH2 की जगह N2Cl, फिर जैसे ही CO2Cl2 लगा, N2Cl की जगह Cl आ गया, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाला, हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्काइल वाले पार्ट में जुड़ती है, तो यहाँ CH3 की जगह CH2Cl बन गया और लास्ट में वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन आपको पता है कपलिंग रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 2 3 कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ठीक है। HI इसमें डाल रहे हैं, तो देखो ये भी एकदम डायरेक्ट कराई हुई रिएक्शन है, HI डालते हैं, देखो इस साइड कौन सी डिग्री का बन रहा है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, इस साइड कौन सी डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। अब अगर दोनों तरफ 1 डिग्री के बनते हैं, रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने के कारण जो आयोडीन होता है वो कहाँ अटैक करता है, जहां लेस बल्कि ग्रुप हो, मतलब आयोडीन यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, मतलब यहाँ से ब्रेक होगी रिएक्शन, पढ़ाया है हमने, यहाँ से रिएक्शन ब्रेक हो जाएगी, मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ पर अटैक करेगा और आयोडीन यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि दोनों साइड 1 डिग्री का है, तो आयोडीन का अटैक करता है, क्योंकि मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म है, तो आयोडीन अटैक करेगा जहां लेस बल्कि ग्रुप होगा, तो यहाँ लेस बल्कि ग्रुप है इसलिए आयोडीन का अटैक यहाँ पर कराएंगे, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट C, ये हो गया OH और ये हो गया क्या C और I हो गया। अब इसमें डाल रहे हैं हम ड्राई ईथर डाल रहे हैं, सॉरी H2SO4 डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेफिनेटली अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है H2SO4, और इसको क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब यहाँ से H2 निकल आएगा, तो यहाँ से H2 जब निकलेगा तो सोचो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, एक गलती यहाँ ये बच्चे कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन तो बनाएंगे, यहाँ से पहले H+ मिलेगा इसको, ठीक है, H+ मिलेगा, H2O बनेगा, H2 में प्लस आ जाएगा, वहां से बाहर निकल के इसलिए कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। स्टेप पता है आप लोग को, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे हाइड्रोजन निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, मैंने बोला था जब भी H2SO4 डलता है तो एक बार देखना होता है हमें, क्या आसपास 2 या 3 डिग्री का या हायर कार्बोकेटाइन की डिग्री पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो अगर ये कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 3 डिग्री का, यस, तो होगी यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग, H शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इसमें ध्यान रखना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या बनेगा C हाइड्राइड शिफ्टिंग होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा अब तो तुम्हें पता है यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पर क्योंकि H2SO4 है तो हमारा क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड तैयार हो गया। तो देख लेना कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही होगा आपका इस टाइप का गिवन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ एल्कीन मत बनाना क्योंकि ये 1 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक ये भी हो सकती है, तुम ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है ना, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी एक, तो ये बनेगा, जरा सोचो, डबल बॉन्ड ये बनेगा, मतलब यहाँ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, तो मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकला है। तुम बोल रहे होंगे कि सर अगर कार्बोकेटाइन यहाँ है तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बन सकता है, हाँ बिल्कुल यहाँ भी बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है, पर अकॉर्डिंग टू सेटजेव्स रूल क्या बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देखो यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 और 3, डबल बॉन्ड के चारों तरफ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड के चारों तरफ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, केवल 2, यहाँ पर 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे ना, 2, इसीलिए हमारे ये वाला मेजर प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेटजेव्स रूल मोर स्टेबिलिटी, मोर अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये वाला हमारा प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया, तो ठीक सा अच्छा क्वेश्चन था, बस लास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वरना क्वेश्चन गलत बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सबसे बड़े डाल रहे हैं LiNH2,
LiNH2। LiNH2 एकदम सिमिलर टाइप का, जैसे NaNH2 डालता है, NaNH2 आप लोगों ने देखा है, उसी की तरह LiNH2 है। ठीक है, जो काम NaNH2 का होता है, NaNH2 क्या करता है, H हटा के NH जुड़ जाता है। याद है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं डबल ट्रिपल की, तो वहां हम इस रिएक्शन का यूज करते थे 11th क्लास के अंदर। तो जैसे Na यहाँ जुड़ता है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Li जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CLi। क्लियर हो गया, C में माइनस आएगा, Li पे प्लस आएगा। अब ये जुड़ रहा है किसके साथ, इसके साथ कंबाइन हो रहा है CH3। तो यहां से देखो क्लोरीन अलग होगा, और क्लोरीन जैसे अलग होगा ये कार्बन, इस वाले मतलब माइनस है तो क्लोरीन अलग होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अटैक यहां करेगा, क्या बनाएगा, CH, और क्या बनेगा आपका C, और ये कार्बन हो गया, क्लोरीन यहां से अलग हो गया। ठीक है, क्लोरीन अलग हो गया, इसको यहां लिख दिया मैंने, इस कार्बन को इस तरफ लिख देता हूं, और ये CH3 एज इट इज रह गया। ठीक है, तो ये जब हमने डाला तो ये रिएक्शन हो गई एकदम सिंपल, क्लोरीन अलग हुआ, कार्बोकेटाइन बना, और ये नेगेटिव चार्ज था तो इसने यहाँ अटैक करा दिया, तो ये मैंने यहाँ जोड़ दिया और क्लोरीन अलग हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में है HgSO4 H2SO4। तो ये देखो 11th क्लास की रिएक्शन है, बोला गया था आपको 1% HgSO4। जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा, याद करो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाता है। याद है ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के कारण इसके ऊपर क्या आता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। याद आ रहा है ये रिएक्शन, सपोज RC ट्रिपल बॉन्ड C होगा, इसमें HgSO4 Hg2+ और H पॉजिटिव H2SO4 डालते तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड C OH बनता है। फिर जो फर्दर क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाता है, H यहाँ बन के ये बन जाता है। याद आ रहा है, 11th क्लास की रिएक्शन है, डायरेक्टली टॉटोमेरिज्म होता है, तो मैं डायरेक्टली रिएक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, CH3 ये हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड बना, इनॉल फॉर्म बना, इनॉल से क्या बन जाएगा, आपका कीटो फॉर्म तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गई, तो इस रिएक्शन को हमने काफी बार देखा हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें क्या डाल रहे हैं, NaBH4 पता है सभी को, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप दैट इज कीटोन वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्कोहल में जैसे कन्वर्ट करेगा क्या बनाएगा, ये OH बना देगा, और ये C यहाँ क्या आएगा CH, और ये रहेगा CH3। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या यूज होगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख ही चुके थे। यहाँ से पहले जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा H2O से क्या लेगा, H पॉजिटिव लेगा, फिर यहाँ से अलग होगा। अब देखो जैसे ही अलग हुआ तो क्या बनाएगा, ये CH, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन भी है, ये बना देगा आपका। ठीक है, ये बना देगा। अब फिर वही गलती मत करना है, अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करे तो डबल बॉन्ड बननी है, पर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, देखो 1 और 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैंने तुमसे बोला है H2SO4 होगा तो आप लोग को देखना है आसपास क्या पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। तो यस, तो हमें दिख रही है साफ साफ, यहाँ पर हमारा 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, पर अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, सोचो, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया। ये कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही ये था हमारा प्रोडक्ट, ये यहां पर शिफ्ट हुआ, अब यहां पर क्या बन जाएगा, बस डबल बॉन्ड बना दो, यहां से H निकला और यहां पर डबल बॉन्ड तैयार हो गया, तो क्या बन गया C और ये डबल बॉन्ड CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख लेना इस टाइप का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला मैंने मिटा दिया है। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज बना और ये यहां शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट। ठीक है, तो इस टाइप का आपका प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो देखना आपके पास ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं गिवन होगा। क्लियर हो गया, तो 10th का आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ये। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था जरूर ये, और थोड़े से कॉन्सेप्ट भी, रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, 11th के कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं, तो 11th 12th के एक्चुअली दोनों मिक्स कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एक्वस AgNO3। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो एक्वस AgNO3 कौन सी रिएक्शन देता है, ये पहले भी हमने देखी है, आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन बना था।
तो SN1 रिएक्शन देता है और SN1 में क्या चेक करते हैं हम, स्टेबिलिटी चेक करते हैं कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनेगा, तो अगर सोचो ब्रोमीन यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में ब्रोमीन निकाल दोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ लो ना, यहाँ पर ब्रोमीन रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सी वाले में यहाँ पर सॉरी ये ब्रोमीन था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और डी वाले में ये ब्रोमीन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अलग हो गया तो डेफिनेटली ये हटा, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री का बन रहा है, ये भी डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पर तो बेंजीन रिंग भी जुड़ी है, यहाँ पर एक तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पर यहाँ पर हमारा मीजोमरिक इफेक्ट है, ये भी है, यहाँ पर भी है इफेक्ट देखने को तो हमें मिल रहा है मीजोमरिक इफेक्ट, पर बिकॉज ये वाला जो ग्रुप होता है ये ज्यादा मीजोमरिक इफेक्ट शो करता है, इसी की वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। और अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा तो हमारा ऑप्शन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें पता है SN1 रिएक्शन अगर होती है तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उतना ज्यादा क्या बनता है, उतना ज्यादा क्या होती है, बढ़िया रिएक्शन होती है। तो ए आंसर हो गया, क्लियर हो गया। तो ठीक क्वेश्चन था, बस आपको इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए थी कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पर हमारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन थ्योरोनाइन। थ्योरोनाइन में कितने कायरल सेंटर हैं। ठीक है, तो वैसे तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, पर बेसिक चीज है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में बना देता हूँ CH3COH और यहाँ होता है CNH2 और ये होता है COH। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। आपको बताना है कितने कायरल सेंटर है, मतलब कितने कायरल कार्बन है, कितने हैं तो बताओ। तो देखो एक ये दिख रहा है कायरल का सेंटर, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, और सिमिलरली एक ये दिख रहा है, तो हमारा डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 2। डेफिनेटली ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन रहा होगा जिसमें आपको 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट बताने होते हैं, तो हमारे 2 कायरल सेंटर हैं, आंसर हो गया 2। ठीक है, सीधा आसान क्वेश्चन था, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इस बार देखा आप लोगों ने जेईई के अंदर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसके अंदर आपसे कायरल सेंटर पूछे और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स गिवन है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर इस बार डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी मेरे पास इस शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन है, तो इतने ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट दैट इज 5 सितंबर के क्वेश्चंस जो हमारे जेईई में हैं उसके साथ। अगर तब तक मेरे पास बाकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड हो जाते हैं, तो मैं बाकी क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू।